हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान के कुछ मूल अवधारणाएं। ये चैप्टर हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में स्टार्ट कर लिया था। हम काफी आगे तक भी यहाँ पर बढ़ चुके थे। चलिए तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा था कि केमिस्ट्री क्या होती है। ठीक, उसके बाद हमने कुछ उसकी बेसिक चीजें पढ़ी थी कि मैटर क्या होता है, यानी कि पदार्थ क्या होते हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु और परमाणु क्या होते हैं। उसके बाद जो है कि मैटर की क्या क्या अवस्थाएं होती है, पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है। तो द्रव अवस्था, ठोस अवस्था और गैसीय अवस्था, ये तीनों चीजें हमने अच्छे से पढ़ ली थी। उसके बाद मैटर, जो हमारा मैटर है उसका वर्गीकरण कैसे करते हैं, वर्गीकरण क्या होता है, ये भी हमने अच्छे से पढ़ लिया था। यहाँ पर हमने मैटर को दो भागों में वर्गीकृत किया था। एक हमारे शुद्ध पदार्थ और दूसरा हमारा मिश्रण, प्योर सब्सटेंसेस यानी कि शुद्ध पदार्थ, और मिक्सचर यानी कि मिश्रण। ठीक, उसके बाद जो हमारे शुद्ध पदार्थ हैं उनको भी दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक होते हैं हमारे तत्व यानी कि एलिमेंट्स, और एक होते हैं हमारे यौगिक यानी कि कंपाउंड। उसके बाद जो हमारा मिश्रण है उसको भी दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। एक हमारा हेट्रोजीनस मिक्सचर और एक हमारा होमोजीनस मिश्रण। हेट्रोजीनस और होमोजीनस यानी कि होमोजीनस मिश्रण यानी कि समांगी मिश्रण, और हेट्रोजीनस यानी कि विषमांगी मिश्रण। अब ये क्या होते हैं, इनको हम अच्छे से डिफाइन कर चुके थे, इनकी डेफिनेशन भी हम अच्छे से पढ़ चुके थे। इनको हम अच्छे से डिफाइन कर चुके थे और अच्छे से समझ चुके थे। हमने ये अच्छे से नोट भी कर लिया था। चलिए एक बार देख लेते हैं आगे, उसके बाद जो है आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए तो इस प्रकार से हमने डेफिनेशन देखी थी तत्व की, यौगिक, फिर हमने मिश्रण के बारे में पढ़ा, फिर होमोजीनस मिश्रण और हेट्रोजीनस मिश्रण के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद हम पढ़ रहे थे मैटर की प्रॉपर्टीज और उनकी मेजरमेंट हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर जो मैटर यानी कि पदार्थ है उनके गुण हमने पढ़ लिए थे। हमने पढ़े कि उनके दो मेन जो होते हैं वो गुण क्या होते हैं, एक हमारे भौतिक गुण और एक हमारे रासायनिक गुण। भौतिक गुण क्या होते हैं, जहां पर पदार्थ की संरचना और रासायनिक पहचान में परिवर्तन नहीं होता, जबकि जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रासायनिक गुण जो होते हैं वहां पर क्या होता है, पदार्थ की संरचना और रासायनिक पहचान में परिवर्तन आता है। ठीक, चलिए तो इनके क्या क्या गुण होते हैं ये हम पढ़ चुके थे, जैसे रंग, बनावट, घनत्व, साइज की अगर हम बात करें, या पदार्थ की अवस्था ठोस है या द्रव है या गैस है, इनमें ही परिवर्तन होता है। जबकि हमने क्या कहा था कि जो हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रासायनिक गुण होते हैं वहां पर कुछ इस प्रकार से जो गुण होते हैं ये हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि फ्लेमेबिलिटी यानी कि किस पदार्थ में आग जलती है, किस पदार्थ में आग नहीं जलती। अगला ऑक्सीडेशन, कौन सा पदार्थ जो है ऑक्सीजन के साथ करके ऑक्साइड बनाता है, कौन सा नहीं बनाता। उसके बाद एसिड बेस रिएक्शन, कहाँ पर जो है एसिड की रिएक्शन होती है, कहाँ पर बेस की रिएक्शन होती है, कहाँ पर दोनों की रिएक्शन होती है। ठीक, जब दोनों की एसिड और बेस की एक साथ रिएक्शन होती है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे उदासीन यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। लास्ट हमने पढ़ी थी रिएक्टिविटी। ठीक, कि कैसे प्रतिक्रिया दर्शाता है। जैसे कि हमने कहा कि सोना बहुत ही कम प्रतिक्रिया करता है जबकि लोहा अधिक प्रतिक्रिया होता है। अब सोना कम प्रतिक्रिया करता है, ठीक है, अब लोहा अति प्रतिक्रियाशील कैसे होता है, अधिक प्रतिक्रियाशील कैसे होता है, क्योंकि जैसे कि हमने यहाँ पर ऑक्सीडेशन में भी देखा कि लोहा जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाता है। ठीक, जिससे उसमें क्या लगता है, जंक भी लगता है। ठीक, तो वैसे ही हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कुछ मेटल्स जो हैं या कुछ पदार्थ जो हैं ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ज्यादा प्रतिक्रियाशील होते हैं, और कुछ जो है ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते यानी कि ज्यादा प्रतिक्रियाशील नहीं होते। ठीक, अच्छा यहाँ पर एक रिलेशन हमने पढ़ा था कि रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, यानी कि जो मैटर जो है ज्यादा रिएक्टिव होगा वो उतना कम स्टेबल होगा, और जो ज्यादा स्टेबल होगा वो कम रिएक्टिव होगा।
ठीक, तो हमने क्या देखा है कि जो कुछ गैसेस हैं जैसे कि हमारे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, तो इस प्रकार की जो हमारी क्या है नोबल गैसेस हैं, ये क्या होती है कम रिएक्टिव होती हैं, बहुत ही लेस रिएक्टिव होती है, बहुत ही ज्यादा कम प्रतिक्रियाशील होती है। अब जब ये हीलियम नियॉन जैसी गैसें, हमने कहा जिस प्रकार हमारी हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, ठीक, ये जो हमारी क्या है नोबल गैसेस हैं, ये क्या होती हैं बहुत कम प्रतिक्रियाशील होती हैं, लेस रिएक्टिव होती हैं। क्यों होती हैं ये बहुत ही कम रिएक्टिव? क्योंकि ये क्या होती हैं सारी ही स्टेबल होती हैं। स्टेबल होने का मतलब इनके जो है आउटर शेल में फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए ये सारे क्या होते हैं, इसीलिए ये सारी क्या होती हैं लेस रिएक्टिव होती हैं, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल होती हैं। ठीक, बाकी हमारे अन्य और एलिमेंट्स को अगर हमने जैसे कि हमने आयरन या इसके प्रकार से और भी हमारे पास अलग अलग एलिमेंट्स हो, ठीक, तो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे हमने आयरन की बात करी या हम करें गोल्ड की बात भी अगर हम करते हैं, सिल्वर की बात अगर हम करते हैं, तो ये क्या होते हैं इनमें से कुछ तो थोड़ा कम रिएक्टिव होते हैं और कुछ क्या होते हैं ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। जैसे आयरन है हमारा तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, जो बनाता है ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है कम होती है। ठीक, चलिए, तो ये तो था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप समझ चुके होंगे, एक बार इसे आप भी देख लीजिए। चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। हमने मेजरमेंट की बात की थी लास्ट लेक्चर में। मेजरमेंट हमने कहा था लंबाई जो हमारी लेंथ होती है उसे एल से डिनोट किया जाता है। एल क्या होता है उसका प्रतीक होता है, एल से डिनोट किया जाता है। जैसे कि हम कह रहे हैं कि द्रव्यमान यानी कि मास जो हमारा होता है, मास को जो है एम से डिनोट किया जाता है। ठीक, इसके अलावा समय यानी कि टाइम जो है को टी से डिनोट किया जाता है। विद्युत धारा को आई यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसको आई से डिनोट किया जाता है। उसका गतिक तापक्रम यानी कि थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को टी से डिनोट किया जाता है। पदार्थ की मात्रा यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एन से डिनोट किया जाता है। और ज्योति तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट को आई वी से डिनोट किया जाता है। अब इनके मात्रक क्या होते हैं, एसआई मात्रक यानी कि यूनिट क्या होती है, देखो लेंथ की यूनिट होती है मीटर, ये हमें पता है, इसको एम से डिनोट करते हैं मीटर को। मास की यूनिट होती है केजी, किलोग्राम। ठीक, टाइम की यूनिट सेकंड, इसको एस से डिनोट करते हैं। आई यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक, यानी कि जो विद्युत धारा होता है उसका जो एसआई मात्रक है वो है एम्पियर, इसको ए से डिनोट किया जाता है। टेम्परेचर यानी कि ऊष्मागतिक टेम्परेचर जो हमारा डायनामिक है, इसको जो है केल्विन से डिनोट किया जाता है। नोट हम ए से इसको करते हैं। चलिए, एन यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थ की मात्रा को जो है मोल से डिनोट किया जाता है, MOLE। ठीक, या मोल हम लिख सकते हैं, और इंग्लिश में जो इसका मात्रक होता है वो होता है MOL से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक, अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट को IV इस तरीके से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट होती है कैंडेला, इसे जो है CD से डिनोट किया जाता है। तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैसे कि मास है, उसके अलावा सॉरी, जैसे कि हमारा लेंथ है, मास है, टाइम है, करंट है, ये सब चीजें, और हमारा टेम्परेचर है, ये सब तो हम अपने प्रीवियस क्लास पढ़ चुके हैं, में भी हमने ये चीजें देखी थी। 8th 9th में और 10th में हमने ये पढ़ा था, कुछ ये टर्म्स हमने पढ़े थे कि जो लेंथ है उसकी यूनिट क्या होती है, मास होती है, सॉरी, जो लेंथ है उसकी यूनिट मीटर होती है, मास है उसकी यूनिट केजी होती है, टाइम की यूनिट सेकंड होती है, करंट की यूनिट एम्पेयर होती है, और टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होती है। ठीक, तो ये तो हम अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके थे, लेकिन यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट जो हमारे पास नए आए हैं वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि किसी पदार्थ की मात्रा, तो जो है हम एन से डिनोट करते हैं, और मोल इसे हम कैसा यूनिट होती है और मोल से इसे डिनोट किया जाता है। वैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इससे डिनोट करते हैं, इसकी जो मात्रक है वो है कैंडेला, और जो इसका एसआई मात्रक का प्रतीक है, ठीक है, सिंबल है, वो है हमारा CD। ठीक, एक बार इसे भी देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। ये भी हम अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे।
अब यहाँ पे हमने क्या देखा, कुछ एब्रीवेशंस है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पिको 10⁻⁻12, नैनो 10⁻⁻9, ठीक, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, किलो, मेगा, गीगा, ठीक, जीगा। ये हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो ये हमने आपको कहा था कि आप नोट कर लीजिए, तो आपने नोट कर लिया होगा, साथ ही आपने इसे लर्न भी कर लिया होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस के बीच में आते हैं, तो आपको ये जो है पता होने चाहिए, सारे तो नहीं लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट है, सारे अगर आप याद कर लो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन सारे नहीं हो पाते, तो कुछ जो इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर हाईलाइट किए गए हैं उनको आप याद कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक को, इसको जो है हम आगे फिर से यहाँ पर डिफाइन करते हैं। हमने क्या कहा, चलिए तो हमने क्या कहा था कि जो मैटर है वो दो चीजों से मिलकर के बना है, एटम और मॉलिक्यूल से, यानी कि परमाणु और अणु से, ठीक। फिर हमने कहा जो परमाणु है, एटम है, उसकी क्या है, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल है, उसको भी 3 पार्ट में और आगे डिवाइड किया गया है एटम को। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हमने कहा ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रकार से अगर हमारा एटम है तो इसके अंदर ही हमारे क्या है, तीनों चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो क्या इनका मास यानी कि द्रव्यमान क्या होता है, इनका जो चार्ज है वो क्या होता है, चलिए तो वो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यहाँ पर चार्ज में देखो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज तो सेम होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव में होता है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव में होता है, ठीक। देखो यहाँ पर लिखते हैं हम, यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक। अगर हम चार्ज की बात करें, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है तो आपको याद हो गया होगा, और ये याद करना ही करना है, क्योंकि ये चीज आपके फिजिक्स में भी आएगी, आगे जब हम केमिस्ट्री में और आगे नए चैप्टर्स पढ़ेंगे वहां पर भी आएगी, क्लास 12th केमिस्ट्री पढ़ेंगे वहां पर भी आएगी, क्लास 12th फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर भी आएगी। ये चीज जो है आपको फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों चीजों में हेल्प करेगी, इसीलिए आपको मास, चार्ज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के तीनों के मास भी और चार्ज भी आपको याद कर लेने हैं, ठीक। चलिए तो इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज होता है वो कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम इसकी मात्रक होता है, कूलाम इसका क्या होता है, यूनिट होता है, ठीक। आगे बढ़े, प्रोटॉन का मास पॉजिटिव में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक। प्रोटॉन, अब चार्ज होता है ना इनमें, तो हम क्लास 9th में जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी कि परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ते, वहां पर हम ये चीजें पढ़ते थे थोड़ा, भले ही हमने मास और चार्ज वहां पर नहीं पढ़ा, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, वहां पर हमने अच्छे से पढ़ लिया होता है, ठीक। वैसे हम यहाँ पर भी इस चीज को रिवाइज करेंगे एक बार। चलिए तो न्यूट्रॉन, जैसे कि हम जानते हैं न्यूट्रॉन हमारा क्या होता है, न्यूट्रल यानी कि उदासीन होता है, ठीक है, इसीलिए इसका चार्ज भी क्या होता है, न्यूट्रल चार्ज होता है। न्यूट्रल यानी कि जीरो, कोई चार्ज ही नहीं ना, न्यूट्रल यानी कि जीरो, चार्ज नहीं होता। अब अगर हम मास की बात करें, ठीक, अगर हम मास की बात करें तो मास क्या होता है इनका, देखो मास भी हम पढ़ चुके थे, आपने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था हमने, चलो प्रोटॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, सॉरी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, देखो इन दोनों का सेम मास होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, इसका भी 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब इससे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तो क्या लगभग बराबर ही है, ठीक, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का मास है इनसे बहुत ज्यादा ही क्या है, कम है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, इनसे बहुत ज्यादा ही कम है, बहुत ज्यादा कम है, देख लो ना 10⁻⁻27 है, यहाँ पर 10⁻⁻31 है, तो हम क्या समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से बहुत ज्यादा ही कम है, ठीक। चलिए अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के मास, चार्ज के बारे में तो हम समझ गए। अब अगर हम कोई सिंबल ऐसे लिखते हैं, ठीक,
कोई हमारा सिंबल ऐसे है, यहाँ पर Z लिखा है और यहाँ पर A, इसका क्या मतलब? यहाँ पर Z लिखा है, यहाँ पर A लिखा है, क्या मतलब? अब आप क्लास 11 में क्लास के लिए ये आपको सब पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। चलिए तो आगे इसको डिस्कस करते हैं। हमने कहा हमारे पास कोई एलिमेंट है, कि कोई भी एलिमेंट हो सकता है x, यहाँ पर लिखा है z और यहाँ का क्या मतलब? चलिए तो इसका क्या मतलब है, देखो z का मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर। क्या होता है z का मतलब? एटॉमिक नंबर। ठीक, क्या होता है? एटॉमिक नंबर। ठीक, और a का मतलब क्या होता है? a होता है हमारा एटॉमिक नंबर, हमेशा नीचे लिखा जाता है a, यानी कि हमारा मास नंबर। ठीक, यानी कि एटॉमिक नंबर, ठीक, परमाणु की संख्या क्या है? ठीक, और मास नंबर यानी कि द्रव्यमान संख्या क्या है? परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। ठीक, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। अब ये कैसे निकाला जाता है? कैसे हम निकालेंगे कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है और न्यूट्रॉन क्या है? चलिए, अब सबसे पहले हम कह रहे हैं Z। Z यानी कि Z का मतलब क्या है? परमाणु संख्या। Z का मतलब परमाणु संख्या, और परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी कि जो हमारे प्रोटॉन होते हैं ना, तो वो किसके बराबर होता है? प्रोटॉन की संख्या जो है परमाणु की संख्या के बराबर होती है। ठीक, तो अगर हमें कहीं पर दिया गया है कि किसी का परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर है 10, ठीक, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 10। ठीक है, परमाणु संख्या जितनी होगी प्रोटॉन भी उतने ही होंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आई? चलिए, अब ए का मतलब तो है मास नंबर यानी कि द्रव्यमान संख्या, ये हम समझ गए। अब न्यूट्रॉन कैसे निकाला निकाला जाए? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि जो हमारे न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकाली जाए? न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकाली जाती है? देखो, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकाली जाती है? जो हमारा मास है ना, मास नंबर ए, उसमें से जितना हमारा एटॉमिक नंबर है वो अगर हम माइनस कर दें, जाएगा हमारा न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। तो इसको आप बॉक्स कर लें, कैसे हम जो है न्यूट्रॉन का। अब देखो, हमने एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या हमें समझ आ गई, द्रव्यमान संख्या हमें पता चल गया। द्रव्यमान संख्या यानी कि जो जो हमारा ये मास नंबर होता है ना, ये क्या हो गया? हमारी द्रव्यमान संख्या है। ठीक, अब हमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन निकालने थे। ठीक है, अब प्रोटॉन हम कैसे निकालेंगे? जो उसका एटॉमिक नंबर होगा, परमाणु संख्या होगा, वही उसके प्रोटॉन की संख्या होगी। ठीक, वही उसकी प्रोटॉन की संख्या होगी। अब न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे? जो हमारे पास मास नंबर होगा, द्रव्यमान संख्या होगी, उसमें से परमाणु की संख्या को घटा करके हम क्या निकाल सकते हैं? न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं, प्रोटॉन की संख्या निकाल सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो, इलेक्ट्रॉन का एक सिंबल ये होता है। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे? कैसे पता चलेगा हमें इलेक्ट्रॉन है? देखो, अगर कोई न्यूट्रल एटम है, देखो दो चीजें हो सकती है निकालने में, तो इसको नेक्स्ट
पहले इतना आप नोट कर लें, क्योंकि ये सारे क्या है फॉर्मूले, इसके बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक। तो वो आपको आने चाहिए, इसीलिए आप इसे पहले नोट कीजिए। फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में देखो दो तरीके से होता है। एक हमारे पास कैसा एटम होता है, अगर हमारा परमाणु क्या है, चार्ज है, यानी कि उस पर कुछ ना कुछ क्या है, चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, वो कैटायन है या एनायन है, तब इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग होती है। और अगर वो न्यूट्रल है यानी कि उदासीन है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो उसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग होती है, ठीक। चलिए, तो उसको अब हम डिस्कस करेंगे। अभी पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, ये तो नोट कर लिया होगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं। अब देखो, अगर हमारे पास कोई एटम है, हम कह रहे हैं ये हमारे पास क्या है, कोई एटम है, हम क्या कह रहे हैं, ये हमारे पास कोई एटम है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे रहते हैं, देखो, यहाँ पर इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। यहाँ पर क्या रहते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन यानी कि जिनका क्या है, चार्ज क्या है, कोई चार्ज नहीं है, जो क्या है, उदासीन है। और प्रोटॉन जिन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, जिन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो यहाँ पर रहते हैं, इसके सेंटर में, ठीक, सेंटर में रहते हैं। चलिए, तो इतना तो समझ आ गया, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन जो इसकी नाभि होती है ना, नाभिक, वहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक। इस प्रकार से, इस प्रकार से जो इसके ऑर्बिट्स होते हैं ना, वहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। इतना समझ में आया। अब हमने क्या पढ़ा था बचपन में, क्या पढ़ा है, छोटी क्लासेस में हमने क्या पढ़ा है, इसके क्या होते हैं, अलग अलग शेल्स होते हैं। पहले शेल में जो हमारा के शेल है, यहाँ पर तो दो ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, के एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इस प्रकार से 8 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर भर सकते हैं, ठीक। अगले शेल में भी हम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। चलिए, तो ये इस प्रकार से जब हम क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन्स, जब हम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करते थे, तो हम क्या करते थे, हमारे पास के शेल होती है, एल शेल होती है, एम शेल होती है और एन शेल होती है, ठीक। यानी कि शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3 और शेल नंबर 4, ये हम पढ़ते थे। तो अभी हमने क्या कहा कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो हमारे सेंटर में रहते हैं। न्यूट्रॉन यानी का कोई चार्ज नहीं, प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाले, जिनका चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक। बाकी जो हमारे इलेक्ट्रॉन जिनका नेगेटिव चार्ज होता है, और वो ऑर्बिटल में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। एक शेल में दो इलेक्ट्रॉन, के शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एल शेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं। बाकी आगे चैप्टर्स में, आने वाले चैप्टर्स में हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी जानेंगे अच्छे से। चलिए, तो इस प्रकार से हम न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, मास नंबर, एटॉमिक नंबर तो निकालते हैं, ठीक। अब बारी आती है इलेक्ट्रॉन की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक। कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रॉन, अब देखो, इसे दो प्रकार से निकाला जा सकता है। पहला, जो हमारे क्या होते हैं, न्यूट्रल एटम होते हैं, न्यूट्रल यानी कि उदासीन, ठीक। अगर कोई एलिमेंट या एटम हमारा क्या है, न्यूट्रल है, ठीक, न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल में कैसे निकाला जाएगा, देखो न्यूट्रल में कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। अगर क्या है, हमारे पास न्यूट्रल एटम है, तो
जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, लेकिन अगर हमारे पास कोई क्या है, चार्ज्ड स्पेशी है, चार्ज्ड स्पेशी है, ठीक है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, वहां पर प्रोटॉन और वहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। अब कैसे अलग अलग, देखो जहां पर क्या है, चार्ज पॉजिटिव है, तो वहां पर प्रोटॉन के साथ हमें जो इलेक्ट्रॉन है उनको क्या कर देना है, प्रोटॉन के साथ जो माइनस कर देना है हमें चार्ज को। ठीक, और जहां पर नेगेटिव चार्ज है, जहां पर नेगेटिव चार्ज है वहां पर हमें प्रोटॉन के साथ ऐड कर देना है चार्ज को। क्या कर देना है, ऐड चार्ज को। जैसे कि अगर हम कह रहे हैं कि ऑक्सीजन 8 इसका नंबर होता है और -2 प्रकार से दिया है, या ऑक्सीजन 8+2 दिया गया है, या ऑक्सीजन 8 दिया गया है। अब हम क्या देख पा रहे हैं कि ये है हमारा न्यूट्रल, क्योंकि इस पे किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक, ये क्या देख पा रहे हैं हम, इसमें नेगेटिव चार्ज है, ये क्या देख पा रहे हैं हम, इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 8 प्रोटॉन है, प्रोटॉन यानी कि जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है। ठीक, अब एटॉमिक नंबर क्या है इसका, 8, परमाणु संख्या क्या है, 8। परमाणु संख्या जितनी होगी उतने ही प्रोटॉन होंगे, यही तो पढ़ा था आपने। यहाँ पर देखो परमाणु संख्या कैसे निकालते हैं, जितने प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन जितने होंगे वही हमारी परमाणु संख्या। ठीक, अब देखो यहाँ पर परमाणु संख्या है 8, यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं, 8, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, देखो न्यूट्रल एटम है ना ये, तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, न्यूट्रल के लिए प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगी। तो यहाँ पर प्रोटॉन 8 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 8 होंगे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं। ठीक, अब हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या तो 8 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, देखो 8 तो है ही प्रोटॉन। अब यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज, हमने क्या कहा, नेगेटिव में कैसे निकालेंगे, प्रोटॉन के साथ प्लस कर देंगे चार्ज को, तो प्रोटॉन प्लस, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक, अब यहाँ पर देखिए प्रोटॉन की संख्या तो 8 ही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज है +2 है ना यहाँ पर, तो P माइनस यानी कि प्रोटॉन माइनस चार्ज, प्रोटॉन कितने हैं हमारे पास 8, चार्ज कितना है 2, -2 कर देंगे, कितना आ गया है, यहाँ पर चार्ज क्या आ गया, हम सॉरी आ गया हमारे 6 आ गए। समझ में आया ये कैसे आए, इलेक्ट्रॉन 6 कैसे आए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 10 कैसे आए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 8 कैसे आए। देखो है तो हमारा ऑक्सीजन ही एटम ना, है तो ऑक्सीजन ही एटम, लेकिन चार्ज आने से क्या हो जाता है, इसके जो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाती है उनमें क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है। ठीक, अगर वो न्यूट्रल है, उदासीन है, ऑक्सीजन एटम हमारा क्या था, जब न्यूट्रल था, उदासीन था, तब प्रोटॉन की संख्या के बराबर हमारे इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई थी 8 8। अब प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर है, परमाणु संख्या के बराबर, परमाणु 8। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे ऑक्सीजन में चार्ज आ गया है नेगेटिव, जब नेगेटिव चार्ज आता है तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा अभी, जब नेगेटिव चार्ज आता है तो प्रोटॉन के साथ हम चार्ज को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। नेगेटिव चार्ज आने का मतलब क्या है, देखो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स तो पहले से ही थे, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन और इस पे आ गए, 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे दिए, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन तो थे लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे दिए, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ना इसके पास। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम इसको समझ सकते हैं। हमने क्या कहा, यहाँ पर प्रोटॉन का चार्ज कितना 8 है, प्रोटॉन कितने, सॉरी 8 है। अब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, देखो कैसे निकालते हैं, अगर नेगेटिव चार्ज है तो प्रोटॉन में से, प्रोटॉन के साथ हम जो है चार्ज को ऐड कर देंगे, तो कितने हो गए, यहाँ पे 10 हो गए, प्रोटॉन के साथ को ऐड कर दिया। ठीक, वैसे ही यहाँ पर भी हमने सेम चीज करी, प्रोटॉन के साथ अगर पॉजिटिव है तो चार्ज को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो इस प्रकार से हमने माइनस किया और हमारे 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि एक ऑक्सीजन एटम में ही इतने सारे अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं चार्ज की वजह से और न्यूट्रल होने की वजह से। ठीक,
तो इस प्रकार इसके कुछ और क्वेश्चन और इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहिए। चलिए तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।